Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. My name is Naila Jamil and I am lecturer of subject of cell and molecular biology. This is lecture number 1. In this lecture, I will teach you about introduction to prokaryotic and eukaryotic cell. The purpose of this lecture is to explain the questions like what is a cell. ये लेक्चर लेने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकेंगे जैसे कि व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल, and what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, and what are the similarities between prokaryotic and eukaryotic cell. ये तमाम के तमाम वो क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर दे सकेंगे जब आप ये लेक्चर पूरा सुनेंगे और आप इस लेक्चर को समझेंगे। तो ये लेक्चर को आप केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा, और क्योंकि ये लेक्चर सुनने के बाद और समझने के बाद आप एबल हो जाएंगे इन तमाम के तमाम क्वेश्चन के आंसर देने के। ठीक, तो सबसे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो is to about cell, that what is the cell. कि सेल बजाते खुद क्या है, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगी कि सेल क्या है तो फिर आप बहुत इजीली समझ लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं या यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। तो सेल, जो वर्ड सेल है ये सबसे पहले ड्राइव किया गया था एक ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड से? द वर्ड सेलुला। द वर्ड सेलुला मीन्स चैम्बर और सेल। ये जो वर्ड सेल है इसको डिराइव किया गया था एक ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड से? द वर्ड सेलुला। और सेलुला का मीन क्या है? चैम्बर और सेल। क्यों इसको ये नाम दिया गया कि चैम्बर और सेल? लाइक सेल का नाम इसको दिया क्यों गया? तो जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने वाज रॉबर्ट हुक, उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को व्हेन ही examined the cork under his own made कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसने सबसे पहले कॉर्क को ऑब्जर्व किया उसकी अपनी खुद की बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। उसको क्या नजर आया? उसको नजर आया माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स और सेल। बहुत सारे उसे छोटे छोटे से सेल्स और कंपार्टमेंट्स टाइप चीज़ें नजर आई अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे कि अगर आप लोग हनी कॉम्ब को देखें, उसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर उसको उसकी अपनी खुद की बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आया, जिसकी बेसिस पर उसने इसको क्या नाम दिया? उसने इसको नाम दिया सेल, क्योंकि उसको छोटे छोटे से चैम्बर्स नजर आए और कंपार्टमेंट्स नजर आए, जिसकी बेस पर उसने इसको नाम दिया सेल। फिर फर्दर जो है डिफरेंट काइंड्स की आगे फाइंडिंग्स होती गई। सबसे पहले उसने क्या कहा कि सेल जो है ये बिल्कुल एक एम्प्टी सी स्पेस है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने वो सेल के ऊपर काम करते गए और फिर फाइनली उन्हें बहुत सारी डिस्कवरीज की सेल के बारे में कि सेल बेसिकली है क्या चीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारी डिस्कवरी करने के बाद और माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बाद, तमाम की तमाम डिस्कवरीज के बाद क्या कहा गया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीन ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? मीन के सेल है तो लाइफ है, विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। किस बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने ये कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज सेल के अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए तमाम प्रोसेसेस को, तमाम रिएक्शंस को वहाँ पर हो रहे होते हैं उस सेल के अंदर, उन ऑर्गेनेलिज के अंदर। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या है? ये बेसिकली एनर्जी है जो कि हमें डिफरेंट काम करने के लिए यूज़ करते हैं। आई मीन कि अगर हम लोग खाना भी खा रहे हैं, लेकिन कि अगर हम अपना हाथ हिला रहे हैं या फिर अभी जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बोलने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है? बाई यूटिलाइजिंग दी एटीपी। और ये एटीपी कहाँ से आती है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है? एटीपी। इसीलिए क्या कहा गया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए तमाम के तमाम प्रोसेसेस, तमाम के तमाम रिएक्शंस आर गोइंग टू और आर टेकिंग प्लेस विद इन द cell. That's why cell is the structural and functional unit of life.
यही वो बेसिस थी जिन बेसिस की बुनियाद पर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। अब जहाँ कहीं पे भी वर्ड यूनी आता है, इट्स मीन सिंगल। Uni means single. Cellular means cell. Those organisms which are composed of only single cell are called as unicellular organisms. Right? वो ऑर्गेनिज्म जिनकी तमाम की तमाम होल बॉडी कंसिस्ट करती है जस्ट जस्ट सिंगल सेल, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट्स मीन के तमाम उनके जो लाइफ रिएक्शंस हैं या वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस और रिएक्शन जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है वो उसी सिंगल सेल में हो रहे होते हैं। सही। इस तरह और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि रोल जो है सेल का वो क्या है, कि सेल्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। राइट, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स के मिलने के बाद बनते हैं उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यही सेल्स हैं। सही। तो अब इसी तरीके से अगर आप देखें एक बिल्डिंग को या फिर एक वॉल को अगर आप देखें तो छोटी छोटी सी ब्रिक्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और मिलकर क्या बना देती हैं, एक पूरी होल बिल्डिंग बना देती हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यही रीजन है कि सेल्स आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम देखें कि what are the types of cells, basically there are two types of cells. How many types? Too many types. Two types of cells. Which one cells? Number one is prokaryotic cell and number two is eukaryotic cell. First we will discuss about the prokaryotic cells. अब जो चीज़ आप लोगों ने रिमेंबर रखनी है वो ये है कि wherever the word pro comes, its mean before. Pro means before, or you can also say that as pre. Right? Pro means before and carrion means nucleus. जहाँ कहीं पे भी वर्ड कैरियोन आएगा उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा न्यूक्लियस। राइट। तो इससे क्या शो होता है कि प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच वर ओरिजिनेटेड बिफोर द न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस बनने से पहले जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। और अब तक हम लोग एफएससी में क्या पढ़ते आए हैं कि एफएससी में, बीएससी में, इवन मैट्रिक में हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लैक्स करते हैं, जिनमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे जो आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो ये करना है कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता, उनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब आप लोगों को जो चीज़ जाननी है वो क्या है कि डेफिनेट न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट न्यूक्लियस। अ डेफिनेट न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस व्हिच हैव नॉट एनी बाउंड्री, विच जो कि कोई जिसके पास कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन जो है उसको सराउंड नहीं करती। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, सेल्स विच लेक all of the membrane bound organelles and nucleus is also a membrane bound organelle। न्यूक्लियस क्या है, इसको एक मेम्ब्रेन बाउंड करती है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यही न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स डेफिनेट न्यूक्लियस। मीन न्यूक्लियस तो मौजूद होता है लेकिन डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसको एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं कर रही होती, जिसके बिना पर ये कौन से सेल्स हैं, ये प्रिमिटिव सेल्स हैं। और इन प्रिमिटिव सेल्स के अंदर जब न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियर मटीरियल। अब जब इसके पास बाउंड्री नहीं है तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। क्लियर। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहाँ पर पाया जाता है, फिर डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म एंड दैट पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द न्यूक्लियर मटेरियल इज फाउंड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड।
तो न्यूक्लियोइड क्या चीज़ है, अब आपको एक और चीज़ समझने के लिए, यहाँ पर आप लोगों के समझने के लिए एक और चीज़ ये है कि न्यूक्लियोइड क्या है, वो पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, किसके अंदर, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सही। तो दो चीज़ें आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में याद रखनी है, वो क्या है कि एक तो ये कि उनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। जब डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाएगा एक पोर्शन में साइटोप्लाज्म के, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो वाला पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है। सही। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को। एक प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आप देखें कि इसको क्या चीज़ सराउंड कर रही है, क्या चीज़ इसको बाउंड कर रही है, एक मेम्ब्रेन इसको बाउंड कर रही है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और जो है वॉल प्रेजेंट है जिसका क्या नाम है, सेल वॉल। और सेल वॉल को भी एक और जो है लेयर, एक और कैप्सूल सराउंड कर रहा है, उसका क्या, एक और जो है कैप्सूल सराउंड कर रहा है उसको, वो क्या चीज़ है, कैप्सूल है, राइट। और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग देखें क्या पाया जा रहा है, क्या चीज़ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आपको फ्रीली मूविंग राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, फ्री राइबोसोम्स हैं ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि राइबोसोम्स कौन से हैं, फ्री राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्री हैं राइबोसोम्स, ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनेली के साथ, किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है। राइबोसोम्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, राइट। अब ये देखें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इस फिगर के अंदर के न्यूक्लियोइड हम किस चीज़ को कह रहे हैं। न्यूक्लियोइड बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद वो वाला पोर्शन है जहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, और उस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड। और बेसिकली न्यूक्लियर मटेरियल किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, डीएनए के ऊपर। अब डीएनए के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, डीएनए क्या है, ये एक हेरिडिटी मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे फैक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करता है, राइट। और वो बेसिकली क्या हेरिडिटी, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है कि बेसिकली कौन सी प्रोटीन आगे सेल ने सिंथेसाइज करनी है, उसको कौन कौन सी प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जिससे प्रोटीन से आगे स्ट्रक्चर्स बनने हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, डीएनए के पास, राइट। और आपको इसके अंदर नज़र आ रही हैं प्लाज्मिड्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पिलाई प्रेजेंट है, सही। और साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली एक फिल्म होता है जिसके अंदर, जिसको क्या चीज़ सराउंड कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, सही। अब अगर आप लोग देखें इसके अंदर एक यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम बेसिकली क्या करता है, ये सेल को मूव करने में, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। अब फ्लैजेलम यहाँ पर आप देखें, आप अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं फ्लैजेलम, सही। फ्लैजेलम क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है किसकी, फ्लैजेला की। फ्लैजेला प्लूरल फॉर्म है और फ्लैजेलम सिंगुलर फॉर्म है। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों ने याद रखना है कि फ्लैजेलम इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फ्लैजेला एंड फ्लैजेला इज द प्लूरल फॉर्म, राइट। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल्स होते हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप देखिए कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली उसके पास नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, राइट। अब अगर यूकैरियोटिक सेल को हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, राइट। वेयर जहाँ कहीं पे भी वर्ड यू आएगा उसका क्या मतलब होगा, ट्रू, एंड कैरियन का क्या मतलब होगा, न्यूक्लियस। जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स के अंदर कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी कैरियन का मीन क्या था, न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स के अंदर भी क्या मीन है इसका, न्यूक्लियस। तो जहाँ कहीं पर भी ये वर्ड कैरियन आएगा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा न्यूक्लियस, राइट। तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। उनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस।
तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस या डेफिनेट, दे हैव डेफिनेट न्यूक्लियस. एंड नाउ द क्वेश्चन arises, what is the definition of definite nucleus? Definite nucleus ऐसा न्यूक्लियस होता है which is bounded by a membrane, राइट. जैसे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है. उसको क्यों हम न्यूक्लियस नहीं कह रहे, बिकॉज they lacks membrane, right? While in the eukaryotic cell they have definite nucleus because nucleus is bounded by a membrane. Basically nucleus जो है डबल membrane सिस्टम होता है, इसके पास टू मेम्ब्रेन इसको बाउंड कर रही होती हैं. एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन वो होती है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड कर रही होती है और आउटर मेम्ब्रेन वो होती है जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होती है, राइट. अब यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं. सही, क्यों कॉम्प्लेक्स सेल्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनेलिज आ रहे होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, जो कि अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. किस लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए. और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेल. ठीक है. अब यूकैरियोटिक सेल्स के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पास, लाइक गोल्गी एप्परेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्री है इसके पास, राइट. इसके पास न्यूक्लियस है. इसी तरह इसके पास बहुत सारे डिफरेंट जो है ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं. सही. यूकैरियोट्स के पास क्या है, इसके पास दे हैव इट्स ओन साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन. ये बेसिकली करते क्या हैं, ये शेप को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करते हैं. ये क्या करते हैं, ये इट गिव्स शेप टू द सेल एंड इट अलाउज इंट्रा सेलुलर मूवमेंट. तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या चीज़ पाई जाती है, साइटोस्केलेटन. अब अगर हम पार्ट्स देखें यूकैरियोटिक सेल के, तो बेसिक पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर, नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 न्यूक्लियस. ये बेसिक पार्ट्स हैं किसके, यूकैरियोटिक सेल के. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच बाउंडेड द सेल. बेसिकली ये आउटर बाउंड्री होती है किसकी, सेल की, राइट. ये जो बाउंड्री ये क्या करती है, ये सेपरेट करती है इसके इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स को फ्रॉम द एनवायरनमेंट. यानी कि इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या प्रोसेसेस या जितनी भी ऑर्गेनेलिज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको ये सेपरेट करता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. अब और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, पाया जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये वो पोर्शन है सेल का जो कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड पाया जाता है, राइट. और एक्सटर्नल किसके होता है, न्यूक्लियस के, ठीक है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड it is present inside the plasma membrane and outside the nucleus. तो ये कौन सा पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, द सेमी फिल्ड पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल. और विद इन साइटोसोल क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज आर सस्पेंडेड. यानी कि जितनी भी अब तक हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनेलिज. जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलिज. ऑर्गेनेलिज बेसिकली क्या होते हैं, लिटिल ऑर्गन्स होते हैं. तो ये क्या कहाँ पर पाए जाते हैं, इनसाइड द साइटोसोल. और साइटोसोल क्या है, इट इज द सेमी फिल्ड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, राइट. अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें यूकैरियोटिक सेल का, तो वो कौन सा है, वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली ये सेल का होता है कंट्रोल सेंटर. न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सेल का है कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर से आपके माइंड में क्या आता है कि क्या चीज़, जैसे कि कंट्रोल सेंटर जो होता है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन कौन से रिएक्शंस होने हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होने हैं, कौन सी और किस टाइप की प्रोटीन्स बननी है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नीडेड हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी कमांड कौन जारी कर रहा होता है, कौन दे रहा होता है, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है. न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है, बेसिकली न्यूक्लियस के पास होते हैं क्रोमोसोम्स. सही, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, डीएनए बेसिकली होता है.
डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स को बना देते हैं। इनके पास ये तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और ये जीन्स ही पास आउट करती हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। और जो न्यूक्लियस का इनर पोर्शन है बेसिकली वो सेपरेट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय इट्स ओन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। मींस न्यूक्लियस के गेट जो बाउंड्री पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, उस बाउंड्री को, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म। अब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी जो मैं अभी आपको कह रही थी कि cytoplasm is present inside the plasma membrane and outside the nucleus। outside the nucleus क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म से उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, सही। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट क्या होता है, ये भी एक सेमी फिल्ड मटेरियल है इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, सेमी फिल्ड लिक्विड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट, राइट। इस न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर फर्दर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। दो चीज़ों में आपको डिफरेंस जो है वो याद रखना है, क्या है, साइटोसोल कौन सा पोर्शन है, साइटोसोल पोर्शन है किसका, साइटोप्लाज्म का। कौन सा पोर्शन है, सेमी फिल्ड पोर्शन, while न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेमी फिल्ड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तमाम तीनों के तीनों बेसिक पार्ट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इस फिगर के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल बड़ा क्लियरली दिखाया गया है। इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल हम किसको कह रहे हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको याद होगा कि सबसे आउटर बाउंड्री जो उसकी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल थे, सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल प्रेजेंट था। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि सेल के जो यूकैरियोटिक सेल है इसको एक बाउंड्री, एक मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड कर रही है जिसका क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेल को सराउंड करती है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। यहाँ पर अब अगर आप देखें कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसका सेंट्रल पार्ट है और इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। न्यूक्लियस किस किन पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप। ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है और आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर रही है किसको, न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा पोर्शन है, सेमी फिल्ड पोर्शन ऑफ साइटो और सेमी फिल्ड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, राइट। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सेंटर में एक और जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, राइट। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस पे कंसिस्ट करते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन्स के ऊपर, राइट। अब अगर इसकी आउटर मेम्ब्रेन देखें हम, तो आउटर मेम्ब्रेन इसको, ये जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये इनर जो मेम्ब्रेन है इसको सेपरेट करता है किससे, साइटोप्लाज्म से। इसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसके अंदर कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली किस चीज़ के लिए हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बेसिकली मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, मीन्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन दोनों के दरमियान में मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट है इसको कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इन न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड कर रही है किसको, न्यूक्लियस को, राइट। अब अगर आप देखें इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर और भी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है, जिसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। While on the rough endoplasmic reticulum, ribosomes are attached on its surface। यही रीजन है जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को सेंथिसाइज करते हैं, राइट।
ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज हैं, या इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम्स को। और ये राइबोसोम्स कहाँ पर अटैच हैं? ऑन ऑन सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स व्हाई दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल। सही। इसी तरीके से अगर आप देखें इसके अंदर, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा भी इसी के स्टार्ट में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करते हैं हमारे लिए, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है। कैसे करता है? जब हम फूड इंटेक करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एटीपी में। एटीपी बेसिकली क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और जब ये ब्रेक होता है तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। राइट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के पास साइटोप्लाज्म देखें। साइटोप्लाज्म एक वो वाला पोर्शन है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। सही। इसके अंदर गोल्जी ऑपरेटस है मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन सा है? गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, उनको पैक करता है और फिर उनकी सिक्रीशन करता है। यहाँ पे आपको जैसे नजर आ रहे होंगे स्क्रीटरी वेसिकल्स, ये प्रोडक्ट्स हैं इसकी गोल्जी ऑपरेटस। ये क्यों स्क्रीटरी वेसिकल्स इसने सिक्रेट किए हैं? ताकि वो अपने टारगेट पे जाकर अपना जो मटेरियल है, जो प्रोटीन है या जो भी चीज़ें हैं जो कि सेल ने सिंथेसाइज की हैं, उनको पहुंचा सकें उनके टारगेट तक। राइट। इसी तरह आप देखें कि इसके अंदर पाए जाते हैं परऑक्सीसोम्स, सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं और फ्री राइबोसोम्स भी हैं। राइट। अब अगर लाइसोसोम यहाँ पे देखें तो लाइसोसोम क्या चीज़ है? ये बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके पास, और इसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या है? ये डाइजेस्टिव बॉडी है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ये यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड के मटीरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिज कहाँ पर मौजूद हैं? इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। इन विच सेल? इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जिसको बेसिकली हम एनिमल सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि सीलियम नजर आ रहा है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? फ्लैजेलम। जबकि यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? सीलियम। अब सीलियम कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ सीलिया। वाई सीलिया इज द प्लूरल फॉर्म। जब बहुत सारे सीलियम होंगे तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? सीलिया। राइट। तो ये डिफ्रेंसिएशन आप लोगों ने, ये डिफरेंसेस आप लोगों ने याद रख लें अपने माइंड में। इस फिगर से आप लोग क्लियर हो गया होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। ठीक है। उनका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को देने की कोशिश की है यहाँ पर। सही। अब अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। राइट। और अगर हम देखें कि प्रो मीन्स प्री, या इसको बिफोर भी कहते हैं, और कैरियन मीन न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके पास के डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। while eukaryotes में u means true and carrion means nucleus. Right. यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? which have true nucleus, और true nucleus कौन सा होता है? which is bounded by a nuclear envelope, और you can also call it as न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि उनके पास एक प्रॉपर बाउंड्री, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जो कि बाउंड कर रही होती है किसको? न्यूक्लियस को। और इसलिए न्यूक्लियस जो है एक बिल्कुल सेपरेट ऑर्गेनेली के तौर पर हम उसको देख सकते हैं इन यूकैरियोट्स। राइट। अब प्रोकैरियोट्स जो सेकंड पॉइंट पे अगर हम देखें, इसका कंपैरिजन करें यूकैरियोट्स के साथ, तो प्रोकैरियोट्स जो हैं ओरिजिनेटेड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, while eukaryotes were originated about 1.2 billion years ago. It's mean कि prokaryotes are primitive forms of cell, while the eukaryotes are the advanced forms of cells. इसी तरीके से अगर हम देखें इनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो यूजुअली प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? इन विच द होल ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट
ओनली सिंगल सेल, सिर्फ सिंगल सेल ही पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है, राइट। जबकि हम यूकैरियोट्स में अगर देखें, यूजली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। अब यूजुअली का क्या मतलब है? यूजुअली का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल टाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बजाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है, वो भी यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली केस होता है। इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, बट रेयरली कभी कभार क्या होता है कि उनमें मल्टी सेलुलर स्टेज भी पाई जाती है, राइट। अब अगर हम इसके अंदर देखें कि न्यूक्लियस कैसा है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म में, राइट। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है? जिसको एक प्रॉपर बाउंड्री, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन जो है सराउंड कर रही होती है, सही। अब अगर सेल साइज देखें हम प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो इनका सेल साइज जो है ये स्मॉल होता है और यूजुअली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल है ये लार्जर साइज के सेल पाए जाते हैं और यूजुअली 5 to 100 माइक्रोमीटर जो है उनका साइज होता है। कभी कभार क्या होता है कि वेरी लार्ज मैक्रोस्कोपिक सेल्स भी होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, राइट। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर हम देखें कौन कौन से ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, all of the membrane bounded organelles such as nucleus, mitochondria, Golgi bodies, chloroplast, lysosomes, peroxisomes, endoplasmic reticulum, ये तमाम के तमाम जो है एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। एक दो चीज़ें आप लोगों को पता चली क्या? एक तो डेफिनेट न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है और दूसरा क्या? ऑल ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये तमाम की तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। व्हाइल इन यूकैरियोट्स all of the membrane bounded organelles like mitochondria, nucleus, chloroplast, lysosome, peroxisome, endoplasmic reticulum, these all membrane bound organelles are present in eukaryotes, right? Majority of organelles जो हैं have single और double membrane system। अब क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर भी आगे वेरिएशन आ जाती है। कैसे कि कुछ ऑर्गेनेल्स को तो सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन ही बाउंड करती है, जबकि कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनको डबल मेम्ब्रेन बाउंड करती हैं। जैसा कि न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है। एक उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है, राइट। जो न्यूक्लियर एनवेलप की कितने मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट करती है? टू मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट करती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन होती है। वाइल इन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर भी वेरिएशन है, कुछ को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है जबकि कुछ को डबल मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। वाइल यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल जो है यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्रोमोसोम, राइट। अब देखें अगर हम जेनेटिक मटेरियल जो है ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहाँ पर? इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल। अब सेल का जो सेंट्रल पोर्शन है जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर पाया जाएगा? इनसाइड दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है जिसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर पाया जाता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के इस सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर लोकेटेड होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस और मोर स्पेसिफिकली इनसाइड द न्यूक्लियोलस, राइट। अब प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स विद कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। डीएनए कैसा होता है? क्लोज्डली कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। व्हाइल इन यूकैरियोट्स क्रोमोसोम्स is with
लीनियर डीएनए। तो ये एक और डिफरेंस है जो कि आप लोगों को रिमेंबर रखना है। वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए है, वाइल क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास कैसा है, लीनियर डीएनए पाया जाता है, राइट। अब प्रोकैरियोट्स में अगर हम सेल डिवीजन देखें तो सेल डिवीजन इज बाय मीन्स ऑफ फिशन और बर्डिंग। सेल डिवीजन किस मीन्स के थ्रू हो रही है, बाय मीन्स ऑफ फिशन और बर्डिंग। अब फिशन कौन सा प्रोसेस है, फिशन एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसके अंदर एक जो मेच्योर सेल है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स में जब वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या करता है, जो मिसिंग पार्ट होता है दोनों पोर्शन का वो दोबारा से डेवलप हो जाता है, और इस तरीके से दोनों के दोनों डिवाइडेड पार्ट जो है न्यू फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और जो दोनों के दोनों डिवाइडेड पार्ट्स हैं उनके जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और फिर इस तरीके से दो डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवेलप हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ फिशन। और बर्डिंग में क्या होता है कि सेल का बॉडी का जो कोई एक पार्ट जो है उसके ऊपर एक बर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, वो बर्ड जो है फाइनली फुली डेवलप हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, सही। तो सेल डिवीजन कैसे होती है, बाय मीन्स ऑफ फिशन और बर्डिंग। माइटोसिस और मियोसिस जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है इन प्रोकैरियोट्स, while in eukaryotes cell division occurs by means of mitosis and meiosis। अब माइटोसिस और मियोसिस ये दो प्रोसेसेस हैं किसके, सेल डिवीजन के, सेल को डिवाइड करने के लिए, सही। अब माइटोसिस किन सेल्स में हो रही होगी, अब यहाँ पर भी एक डिफरेंस है बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, और वो डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स, राइट। तो माइटोसिस कहाँ पर होगी, माइटोसिस विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी सोमेटिक सेल्स, while meiosis always occur in the germ cells, or you can also call them as sex cells। यानी कि मियोसिस होगी किसके अंदर, एग्स और स्पर्म्स के अंदर, जबकि माइटोसिस होगी कहाँ पर, इन सोमेटिक सेल्स में। और माइटोसिस बेसिकली क्या है कि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता, जबकि इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्यों रिड्यूस टू हाफ होता है, क्योंकि जो जर्म सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, एग्स और स्पर्म्स हैं, वो दोबारा से जब रीयूनाइट करते हैं तो वो क्रोमोसोम नंबर को दोबारा मेंटेन कर देते हैं, इसीलिए उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है। अगर रिड्यूस ना हो तो पूरा का पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए तो फिर इंडिविजुअल जो उनसे बनेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, म्यूटेंट होगा, राइट। इसीलिए इसको मेंटेन रखने के लिए मियोसिस के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन होती है किसकी, क्रोमोसोम्स की। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, राइट, क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम्स अगर देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर हम, तो किस टाइप के हैं, 70s टाइप, while the ribosomes in eukaryotes are 80s टाइप, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये टू सब यूनिट्स पर कंसिस्ट करता है इन प्रोकैरियोट्स एंड आल्सो इन यूकैरियोट्स। ये जो दो टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं, ये किस किस जो है इनके जो है नंबर क्या है, वो है 50s एंड 50s जो है लार्जर सब यूनिट है, एंड 30s जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। ये जो टू सब यूनिट्स है राइबोसोम्स के, एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 30s, राइट। इसी तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर भी टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स है, वन इज द लार्जर सब यूनिट विच इज ऑफ 60s एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 40s। ये दोनों के दोनों जब यूनाइट करेंगे तो क्या बना देंगे, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स। अब डीएनए अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए इज नेकेड। नेकेड का क्या मतलब है, नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, while in the eukaryotes DNA is wrapped around histone proteins। DNA जो है वो रैप हो जाता है किसके गिर्द, अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट है किसके अंदर, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो ये एब्सेंट है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर।
तो फिर क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। अब जब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं है तो जो राइबोसोम्स जो कि अटैच होने थे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, वो उसके साथ अटैच नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनसाइड दी cytoplasm. While in the eukaryotes, endoplasmic reticulum present, protein synthesizing ribosomes usually attached to endoplasmic reticulum, और फिर वो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इस वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका राइबोसोम अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम जो देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर हम, तो बिल्कुल स्कार्स है, अगर प्रेजेंट भी है तो एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। व्हाइल इन यूकैरियोट्स internal membrane system is well developed. Cell organelles are surrounded by single or double membrane. Right? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, कुछ को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करेगी और कुछ को डबल मेम्ब्रेन बाउंड करेगी। प्रोकैरियोट्स में अगर देखें फ्लैजेला कैसा है, विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। वाइल फ्लैजेला अगर प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में तो कैसा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होगी, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे और उसको सराउंड कर रहे होंगे 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इस अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, फ्लैजेला में। कौन सा फ्लैजेला, विच फ्लैजेला, द फ्लैजेला विच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, इन प्रोकैरियोट्स में। राइट, व्हाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन फ्लैजेला इन यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर देखें तो फ्लैजेला जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर हैं एंड नॉट इनक्लोज्ड बाय द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। फ्लैजेला क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, उनको कोई भी सरफेस मेम्ब्रेन जो है सराउंड नहीं करती। व्हाइल इन यूकैरियोट्स फ्लैजेला आर इंट्रासेलुलर एंड सराउंडेड बाय द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में हम सेल वॉल देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पर इन यूकैरियोट्स अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किस पर कंसिस्ट करेगी, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड इट कंसिस्ट ऑन काइटिन इन फंजाई। सेल वॉल जो है ऑलवेज एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल्स में। राइट, ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके पास हैप्लॉइड का क्या मतलब है, कंटेन ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम। व्हाइल इन यूकैरियोट्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यूजुअली डिप्लॉइड, very rarely polyploid contain 2 copies of genome, one from each pair. Right? अब haploid का क्या मतलब है, single copy of genome, while diploid means 2 copies of genome. और कभी कभार पॉलीप्लॉइड का क्या मतलब है कि 2 कॉपी से ज़्यादा उनके पास होता है जीनोम। राइट, इसी तरीके से अगर प्लाज्मिड्स देखें तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो कि यूजुअली प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मिड एब्सेंट है तो इसमें कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल उनके पास नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें तो उनके पास उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें उनके पास उनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी बेस पर हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज्म है। साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, वाइल साइटोस्केलेटल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो एसेक्सुअल मीन्स से होती है। इसका क्या मतलब है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब कुछ प्रोसेसेस जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन जो है प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकें। किन प्रोसेसेस के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। While all these processes are completely absent in eukaryotes। क्यों absent है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो genetic material exchange हो रहा है by means of the sexual reproduction। respiration जो है by means of lysosomes होती है in prokaryotes, while in eukaryotes respiration is by means of mitochondria। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, व्हाइल दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स एंड दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अब अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इट टेक्स प्लेस इन द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, व्हाइल इन यूकैरियोट्स photosynthesis takes place in chloroplast. Chloroplast contains membrane stacks into lamella and stroma. Nitrogen fixing capacity
is present in some forms. While nitrogen fixing capacity is completely absent, none of the eukaryotic cell is known to possess nitrogen fixing ability both in plants and animals. Endocytosis and phagocytosis completely absent in prokaryotes, while these two processes are present in some animal cells, right? Cytoplasmic movement means cyclosis is absent while cyclosis is present in eukaryotes. Cyclosis क्या चीज है? Cytoplasmic movement या movement of cytoplasm. Well developed intracellular and extracellular communication system जो है absent होता है prokaryotes में, while well developed and an advanced communication system is present in eukaryotes. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड अकर साइमल्टेनियसली इन दी cytoplasm, while these are separate processes and occurs in the nucleus. Transcription occurs in the nucleus, whereas translation occurs in the cytoplasm. Thank you.